ट्रेनिंग स्टूडेंट्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट 3 यूनिट 4 का पोर्शन है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। जैसा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमने देखा था कि व्हाट इंट्रोडक्शन क्या था माइक्रो प्रोसेसर का, बेसिक आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम, उसके बाद इंटरप्ट्स, प्रोग्रामिंग, वो उस सारी चीज़ों को कवर कर लिया था हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। 8086 माइक्रो प्रोसेसर थर्ड और फोर्थ यूनिट में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए थे, जिसका कोई भी असाइनमेंट अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, किसी ने करके नहीं दिया। लेकिन आपके सेमेस्टर के एग्जाम जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं 99% उन्हीं क्वेश्चंस रहेंगे आपके सेमेस्टर के एग्जाम में। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए और बेहतर होगा कि उसको सॉल्व करके उसका आप जो भी असाइनमेंट बना लीजिए। अपने लिए भी, हमको भी दे दीजिएगा कि इंटरनल एग्जाम आपके होने हैं कि नहीं होने, में उसी के बेसिस पे जज कर पाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल 8086 माइक्रो प्रोसेसर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब भी हमने माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने उसके आर्किटेक्चर की स्टडी की कि किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन किया गया है, क्या आर्किटेक्चर होता है माइक्रो प्रोसेसर का। लेकिन हम जब 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है 8085 और 8086 के कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर से थोड़ा एडवांस तो है। नॉमेनक्लेचर से ही दिख रहा है 8085 8086 उसका अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन में बहुत सारी चीजें इंप्रूव की गई हैं। जैसे कि एक मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ, हम डिफरेंस डिटेल में देखेंगे। आज हमारा पर्पस डिफरेंस देखने का नहीं है, ना हमारा आर्किटेक्चर देखने का है। हम एक बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे जिसे हम कहेंगे पाइपलाइनिंग, क्योंकि बिना पाइपलाइनिंग के हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहले हम पाइपलाइनिंग समझेंगे। तो बेसिक डिफरेंस, जैसा कि मैंने कहा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बीच में एक बेसिक डिफरेंस जैसे मैं कह सकता हूँ कि it is a 8-bit microprocessor. 8085 is a 8-bit microprocessor. It has a data bus of 8-bit, while 8086 has a 16-bit data bus. So it can access 16-bit of data at a time, while 8085 microprocessor can access 8-bit of data at a time. 8085 microprocessor has a 16 address line. 8086 microprocessor has a 20 address line. 8085 has a 16 address line. 8086 has a 20 address line. So there are some differences between 8085 and 8086. जाहिर सी बात है कि जो माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है उनमें कुछ ना कुछ आपके डेटा बसेस, एड्रेस बसेस में फर्क होगा, उनका आर्किटेक्चर में डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंसेस हम अपग्रेड करने के लिए करते हैं। हम चीजों को आगे जानना चाहते हैं, हम बढ़ाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर बेस है। बिना 8085 जाने हुए हम 8086 नहीं जान सकते। 8086 के आगे अपग्रेडेड वर्जन है जो 186 है, 286, 386, 486, पेंटियम 1, 2, 3, 4, डुअल कोर 4 टू डुओ क्वाड प्रोसेसर, फिर आगे i3, i5, i7, जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब इंटरलिंक डिपेंडेंट है। आप एक को छोड़ के आगे में नहीं जा सकते। आप अगर जंप करेंगे तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक बिहाइंड ऑल द इवोल्यूशन ऑफ दिस प्रोसेसर्स। तो हम पहले समझना चाहेंगे कि पाइपलाइनिंग क्या है। पहले बार पाइपलाइनिंग समझ लेंगे तो हमें 8086 में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। दो चीजें पहले हमें देखनी पड़ेगी, पाइपलाइनिंग, मेमोरी सेगमेंटेशन। तो आज के लेक्चर में मैं पाइपलाइनिंग कवर करूंगा। पाइपलाइनिंग एक बार हमें समझ में आ गया तो मेमोरी सेगमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वो सिंपल सा टॉपिक है। अपनी बुक जो आपके पास अवेलेबल है, पी राजा है, गौनकर है, गौनकर में मेरे ख्याल से 8086 का जो भी पोर्शन है कि नहीं, लेकिन आपके पास पी राजा, पीजे राजा में आप पाइपलाइनिंग पढ़िएगा। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने लिख रखा है, चीजें समझ में आएगी। मैं आज आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि पाइपलाइनिंग क्या होती है। इसके हेल्प से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपका सिस्टम बेहतर होता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, आपके पास आज i3 है, i5 है, i7 है और बेहतर प्रोसेसर है, तो आप ये देख रहे हैं आप क्यों नए नए प्रोसेसर खरीद रहे हैं। आप नए नए प्रोसेसर इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो रही है, उनकी स्पीड की कैपेबिलिटी एनहेंस हो रही है। जितना टाइम एक नॉर्मल प्रोसेसर में लग रहा है उससे अपग्रेडेड प्रोसेसर में उससे कम टाइम में लग रहा है, ज्यादा स्मूथ चल रहा है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि प्रोसेसर फास्ट कैसे होते जा रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या पर्पस, क्या टेक्निक यूज हो रही है प्रोसेसर को फास्ट करने के लिए, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो हमारे पास कुछ सेवरल आंसर्स है, कुछ सेवरल रीजन है जिसको हम देख के बता सकते हैं कि प्रोसेसर क्यों फास्ट हो रहे हैं। सबसे पहला रीजन, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, देयर आर सेवरल रीजन टू एनहांस द स्पीड परफॉर्मेंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स। फर्स्ट रीजन इज यू कैन इंक्रीज द डेटा साइज। जाहिर सी बात है 8085 8-bit डेटा साइज का माइक्रो प्रोसेसर, इट कैन एक्सेस 8 number of bit at a time. Suppose if you want to access a 16-bit of data, then it will take 2 instruction cycle to execute that 16-bit of data byte.
16 bit of data 16 bit of data. That means it will take 2 cycles. While in case of 8086 microprocessor, it has a 16 bit data bus, so it can take 16 bit of data at a time. So it 2 times it become faster compared to 8085. 8085 में 2 साइकिल लगी 16 बिट के डेटा को एक्सेस करने के लिए, वही 8086 में आपको एक ही साइकिल लगेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि सर आप डेटा साइज बढ़ा लीजिए, डेटा बिट बढ़ा लीजिए, कि एक बार में जितने नंबर ऑफ डेटा आप उठा लेंगे, जाहिर सी बात है कि एक साइकिल में आप 8 बिट का डेटा उठा रहे हैं, 16 बिट का डेटा उठाना है आपको 2 साइकिल लग रही है, उससे ऊपर का डेटा उठाना है 3 साइकिल लग रही, 4 साइकिल लग रही, आप क्यों नहीं डेटा साइज बढ़ा लेते? जितना डेटा साइज होगा एट अ टाइम आप उतने डेटा बिट्स पे काम करेंगे और आपका काम फास्ट हो जाएगा प्रोसेसर। ठीक है, एक्सेप्टेबल है ये चीज आपकी, इसका आंसर एक्सेप्टेबल है कि अगर हम डेटा साइज बढ़ा देते हैं, एट अ टाइम हम लार्जर नंबर ऑफ डेटा पे एक साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी ताकि हम बार बार बहुत सारे ऑपरेशन से बच जाएं। ठीक है, एक्सेप्टेबल है आपका आंसर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डेटा साइज कितने लिमिट तक बढ़ाए गए? 1994 के अराउंड पेंटियम 1 जब इवॉल्व हुआ था, पेंटियम 1 जब आ गया था आपका, तो उसके पास ऑलरेडी 64 बिट की डेटा बस थी। यानी पेंटियम 1994 की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर ऑलरेडी उसके बाद 64 बिट की डेटा बस अवेलेबल थी। उसके बाद फिर 64 बिट आप देखते होंगे प्रोसेसर लिखा हो ना, 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर, तो ऊपर सुना है होगा, उससे ऊपर के प्रोसेसर होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, लेकिन जनरली जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो 32 बिट या 64 बिट के प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद साइज बढ़ाना इन्होंने बंद कर दिया। तो क्या मतलब है 1994 के बाद स्पीड बढ़ना बंद हो गई? नहीं दोस्त, 1994 के बाद भी स्पीड बढ़ती गई और आज भी हम बेहतर स्पीड के प्रोसेसर बना रहे हैं। तो कुछ टेक्निक और यूज होती होगी। सेकंड रीजन चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज द क्लॉक स्पीड और क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 8085 कितने पे काम करता था? सर आपने बताया था 8085 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। इज एक्चुअली 3.02 मेगाहर्ट्ज। वो 6 मेगाहर्ट्ज होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3.02 मेगाहर्ट्ज पे हुआ जाता है, तो 3.02 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। कुछ उसके अपग्रेडेड वर्जन है वो 5 मेगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, 6 मेगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, 10 मेगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेबल। आज के प्रोसेसर की अगर हम बात करें जो आपके सामने रखा हुआ है, आप लैपटॉप पे देख रहे होंगे i3 होगा, आपके पास i5 होगा, i7 होगा, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड देखेंगे तो वो काम कर रहे हैं आपके 2.6 गीगाहर्ट्ज पे, 3.3 गीगाहर्ट्ज पे, 3.6 गीगाहर्ट्ज पे। डिफरेंस देखिए, आप पहले मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे थे, अब आप गीगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप क्लॉक की स्पीड फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर अपने स्पीड बढ़ा सकते हैं। जितनी फास्ट आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जितना फास्ट आपका एग्जीक्यूशन होगा, जितना फास्ट आपकी फेचिंग होगी, उतना सिस्टम आपका फास्ट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे थे, उसमें जो भी चीजें लगी हुई हैं, वो कैपेबल है उस हाई स्पीड की फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करने के लिए। कि देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम केवल फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ये क्वेश्चन ये भी उठ सकता था कि सर 8085 में 3 मेगाहर्ट्ज पे लगाया तो वही फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। हर एक डिवाइस की अपनी फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी होती है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो उस फ्रीक्वेंसी को हैंडल करने के लिए उस डिवाइस की स्ट्रेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा या डिवाइस चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप एक ही तार से टेलीफोन, वही सेम वायर आप टेलीफोन में नहीं लगा सकते, उसी सेम वायर से आप टेलीविजन नहीं देख सकते, उसी सेम वायर से आप ऑप्टिकल फाइबर जैसे लाइट है उसके कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो सभी के लिए अलग अलग मीडियम बनाए गए हैं। तो अलग अलग मीडियम क्यों बनाए? क्योंकि हर एक चैनल की फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी अलग अलग है। टेलीफोन लाइन्स आपका किलोहर्ट्ज में काम कर रहा है, टेलीविजन आपका मेगाहर्ट्ज में काम कर रहा है। तो हर एक की अलग अलग अपनी कैपेबिलिटीज है। आप उसको केवल फ्रीक्वेंसी दे के आप सिस्टम की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। आपको डिवाइसेस भी उसी कॉस्ट के हिसाब से इंक्रीज करके बेहतर लगाने पड़ेंगे जो फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकें। ठीक है, तो आज के समय में जो आपका प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट है कंपेयर टू 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर, और उनकी फ्रीक्वेंसी हम बता दी मैंने आपको 3.3 3.6 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं आपके। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 2004 में जो आपका प्रोसेसर आ गया था वो ऑलरेडी 3.4 और 3.6 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा था। और आजकल के जो प्रोसेसर आप देखेंगे i3 i5 वो ऑलरेडी इसी फ्रीक्वेंसी के अराउंड काम कर रहे हैं, 3.4 3.6 गीगाहर्ट्ज के। यानी 2004 के बाद जो फ्रीक्वेंसी एनहांसमेंट वाला कांसेप्ट था वो स्टॉप हो गया। तो क्या 2004 से 2020 तक कोई प्रोसेसर की स्पीड नहीं बढ़ी? भाई मेरे बहुत स्पीड बढ़ गई है। प्रोसेसर अब बहुत आगे की हम बात करते हैं, प्रोसेसर की बात करते हैं। तो और कोई भी कांसेप्ट है क्या सर जिससे स्पीड बढ़ रही है? हाँ दोस्त, और भी कांसेप्ट है जिससे स्पीड बढ़ रही है। सबसे बड़ी कांसेप्ट जो आज हम बात करेंगे उसका नाम है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग एक ऐसा कांसेप्ट है जिससे हम आज के समय में स्पीड बढ़ाते हैं प्रोसेसर की। और पाइपलाइनिंग को हम समझेंगे कि किस तरीके से
ये यूज हो रहा है और क्या कंसेप्ट है इसके पीछे स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। हम लिटरेचर में भी आगे देखते चलते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इंक्रीज द डेटा साइज वन ऑफ द रीजन टू एनहांस द स्पीड, इंक्रीज द क्लॉक स्पीड और क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अर्लियर प्रोसेसर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 6 मेगाहर्ट्ज। प्रेजेंट प्रोसेसर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.6 गीगाहर्ट्ज, 3.2 गीगाहर्ट्ज, 3.3 गीगाहर्ट्ज एंड सो ऑन। Reason 3 is the most important reason to enhance the performance, enhance the speed performance of the processor is a pipelining। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि 1994 में 64 बिट डेटा बस का कंसेप्ट आ चुका था। उसके बाद कोई डेटा बस नहीं बढ़ाई गई। 2004 में 3.4 टू 3.6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आ चुका था। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टॉप कर दिया गया था क्योंकि डिवाइस की कैपेबिलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ानी थी। और 3.6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उस तरीके के डिवाइस को हम एक साथ एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे थे जो इतनी फ्रीक्वेंसी भी काम कर सके। वहां पे हमें स्टॉप होना पड़ा। तो इन करंट सिनेरियो द डेटा बस साइज एंड द क्लॉक फ्रीक्वेंसी हैज नॉट इंक्रीजेस, वो नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, नॉट इंक्रीजेस। तो फिर क्या बढ़ रहा है? कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग बढ़ रही। पाइपलाइनिंग में यहाँ पर मैं एक चीज स्पेलिंग ऑफ पाइपलाइनिंग, वहाँ पे गलती हो गई। सो इट इज तो हमें पहले समझना होगा पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले पाइपलाइनिंग जो आपकी इवॉल्व हुई थी वो आपकी इवॉल्व हुई थी 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले पाइपलाइनिंग आई थी। 8085 में पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट नहीं था। क्यों सर 8085 में पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट नहीं था? अभी हम बताएंगे उस चीज को क्यों नहीं था। पहले हम समझ लेते हैं कि पाइपलाइनिंग है क्या और ऐसी क्या चीज है ये जिससे स्पीड बढ़ रही है और आज के समय में हम इसी को यूज कर रहे हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा पाइपलाइनिंग को। मैंने क्या किया है पाइपलाइनिंग समझाने के लिए 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन परफॉर्म किया है सेम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। 8085 कितना टाइम ले रहा है, सेम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर कितना टाइम ले रहा है। माइक्रो प्रोसेसर की बहुत सारी चीजें हमें बहुत पहले से क्लियर है, इसलिए एकदम से ऐसे एब्सर्ड होके नहीं बैठना है कि नहीं सर एकदम से नई बात हो रही। नहीं, हम माइक्रो प्रोसेसर की बहुत सारी चीजें पढ़े हैं। मैंने आपको बता दिया 8085 बेसिक है। अभी 8086 उस बेसिक के ऊपर खड़ी की जाने वाली बिल्डिंग है, तो आप घबराना नहीं है। 8085 में सारी चीजें हमें पता है, हम सारी चीजों को जान रहे हैं, हम अवेयर है सारी चीजों से। हम बस उसी के ऊपर थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग ब्लॉक्स रखने जा रहे हैं, उसको ऊपर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सपोज करिए हमारे पास एक प्रोग्राम दिया गया जिसमें 5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने थे। तो और हम ये देख रहे हैं कि 5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में 8085 ने कितना टाइम लिया और सेम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए 8086 ने कितना टाइम लिया। दोनों चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले क्या होता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है? प्रोसेसर के अंदर? नहीं सर, वो प्रोसेसर के अंदर स्टोर नहीं होता है। आपसे मिले हुए कई दिन हो गए लेकिन हमें ध्यान है, वो इंस्ट्रक्शन आपका मेमोरी में स्टोर होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी डेटा होगा, सब मेमोरी में स्टोर है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोसेसर किसके पास जाएगा? सबसे पहले वो मेमोरी के पास जाएगा और वहां से क्या करेगा, वो फेचिंग करेगा। 3 ऑपरेशन है सर, आउटपुट फेच करना है, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना है। 3 चीजें आपने बताई। आउटपुट फेचिंग होगी, डिकोडिंग होगी और एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये याद है तो जाहिर सी बात है जो इंस्ट्रक्शन है वो सबके सब आपके कहाँ पे लिखे हुए हैं? मेमोरी के अंदर लिखे हुए हैं। चाहे वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो, 8086 माइक्रो प्रोसेसर हो, Pentium 1 2 3 4 4 i3 i5 जो भी हम पढ़ रहे हैं, सबके साथ यही कंडीशन है। कोई रख नहीं रहा अपने पास, सबके सब वही मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं, प्रोसेसर के मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन पड़े। तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन 8085 की पहले हम बात कर रहे थे, 8085 पहले क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन के पास जाएगा। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? सबसे पहले आउटपुट फेच होता है। जब तक हम फेचिंग नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा ना कि उसके अंदर होना क्या है। पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं उस एड्रेस पे जाके वो जो पड़ा है उसे उठाऊंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअली में मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। ठीक है दोस्त, आप गए सबसे पहले मेमोरी के अंदर, आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फेच किया। आपने क्या किया, आउटपुट फेच किया। आउटपुट फेच करने के बाद ही आपको क्या होगा पता चलेगा। आउटपुट फेचिंग हुई, फिर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा गया, डिकोडिंग हुआ और एग्जीक्यूशन हुआ। डिकोडिंग का जो पोर्शन है बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है, तो डिकोडिंग को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर। हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन पे चलते हैं। तो हुआ क्या कि इंस्ट्रक्शन फेच किया गया, फिर एग्जीक्यूट किया गया। फेच हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर फेच हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, फेच हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। तो अगर 5 इंस्ट्रक्शन हमारे पास लिखे हुए हैं तो 8085 में यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ F1 E1 F2 E2 F3 E3 F4 E4 F5 E5।
So F1 represent the fetching of first instruction, E1 represent the execution of the first instruction, F2 represent the fetching of second instruction, E2 represent the execution of second instruction, F3 represent the fetching and so on. इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपका इंस्ट्रक्शन एक फेच हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, वो खत्म हो गया, फिर फेचिंग हो रही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, फिर इसकी एग्जीक्यूशन हो रही, वो खत्म हो गया, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन की फेचिंग हो रही, एग्जीक्यूशन हो रहा है, सो इस तरीके से आपका 8085 में माइक्रोप्रोसेसर में नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये हमने पढ़ लिया, ये चीजें हमने डिस्कस की थी जब प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर था सर, फेचिंग एंड डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन हो रहा था, क्लियर है। 8086 में 8085 में नॉन पाइपलाइन का कांसेप्ट होता है, कोई पाइपलाइन नहीं होती, पाइपलाइनिंग नहीं होती है। अब हम 8086 माइक्रोप्रोसेसर में देखते हैं यही सेम चीज काम कर रहे हैं। अब वहां पे क्या होता है 8086 में आपका पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे दो स्टेज में काम हो रहे हैं। कैसे स्टेज में काम हो रहे हैं, नीचे वाला देखिएगा लाइन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने पहला इंस्ट्रक्शन क्या किया, फेच किया, ठीक है दोस्त, पहला इंस्ट्रक्शन फेच किया। कौन फेच कर रहा है, किसकी हेल्प से फेच हो रहा है, सर डेटा बस की हेल्प से फेच हो रहा है। डेटा बस की हेल्प से फेच हो रहा है तो एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है, सर माइक्रोप्रोसेसर के अंदर हो रहा है। जब वो डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या डेटा बस उस एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है, नहीं सर, डेटा बस तो खाली पड़ा हुआ है। डेटा बस का काम केवल मेमोरी से डेटा को पिक करना है और उसे लाके प्रोसेसर के अंदर डाल देना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। डेटा बस खाली पड़ा हुआ है। आइडियल बस लिखते थे ना टाइम डायग्राम में, वो खाली पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया इंस्ट्रक्शन साइकिल, फिर वो जाएगा, उसको ऑर्डर मिलेगा, हो जाएगा डेटा उठाने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। 8086 में क्या किया गया, इन्होंने इसी कंसेप्ट को यूज कर लिया। इन्होंने ये कहा कि जब डेटा बस ने फेच किया इंस्ट्रक्शन को, फेच करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को उठा के माइक्रोप्रोसेसर के अंदर इंसर्ट कर दिया और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन डेटा बस तो खाली पड़ी हुई है, क्यों ना हम उसी टाइम सेकेंड इंस्ट्रक्शन को फेच कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज किया गया, जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं पाइपलाइनिंग। क्या किया उसने, क्यू बनाया, यानी पाइपलाइनिंग कर रहा है। उसने क्या किया, दौड़ के गया, दूसरा डेटा वहां से मेमोरी से उठाया और उसे फेच करके ले आया। तो यहाँ पे डायग्राम आप देखेंगे, जब पहला इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा था F1, फिर उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा E1। जब एग्जीक्यूशन E1 हो रहा था, सेकंड इंस्ट्रक्शन F2 क्या हो गया था, फेच हो चुका था। फिर E1 के बाद उसे F2 पे नहीं जाना था, E1 के बाद डायरेक्टली वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि जब एग्जीक्यूट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो रहा था उसी समय सेकंड इंस्ट्रक्शन की फेचिंग हो रखी थी। अब क्या होगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, उसी समय थर्ड इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन फेच एग्जीक्यूट होना चालू होगा, उस समय फोर्थ इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगा। फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट चालू होगा, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगा। क्योंकि 5 इंस्ट्रक्शन थे तो नेक्स्ट हमें कुछ फेच नहीं करना, इंस्ट्रक्शन 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टाइम रिक्वायर्ड था वो 8085 की कंपैरिजन में कम हो गया है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो पैरेलल मोड में काम कर रहे हैं। आप उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उसी टाइम पे फेचिंग कर रहे हैं। क्योंकि उस समय डेटा बस खाली पड़ा था, तो क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है, डेटा बस खाली पड़ा, उसे फटाक से भेज दो दूसरा इंस्ट्रक्शन उठाने के लिए। इस तरीके से इस कंसेप्ट को पाइपलाइनिंग कहा गया, और ये पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज करके 8086 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को इनहेंस कर दिया गया। अब ये बात हुई केवल 8086 की। 8086 के जितने भी आपके अपग्रेडेड वर्जन हैं, 18086, 186, 286, 386, 486, पेंटियम, जितनी भी चीजें हैं, उसमें क्या किया गया, इसी कंसेप्ट को यूज करके पाइपलाइनिंग को आगे इनहेंस किया गया। यहाँ पर केवल हम 2 स्टेज की बात कर रहे हैं, आगे 3 स्टेजेस यूज किए गए, जिसमें आपका क्या हो रहा था, आपका फेचिंग हो रहा था, फिर डिकोडिंग हो रहा था, फिर एग्जीक्यूशन हो रहा था। यानी जब डेटा आपका फेच होके कहाँ चला गया, डिकोड होने चला गया, तो आपका जो डेटा बस वो खाली चला गया, वो खाली हो गया और तुरंत चला गया सेकंड इंस्ट्रक्शन को उठाने के लिए। अब ये डिकोडिंग कंप्लीट हुई तो किसमें चली गई, एग्जीक्यूशन के लिए। तब तक क्या हुआ, जो डेटा सेकंड वाला फेच किया गया था वो अब डिकोडिंग के लिए आ गया। अब फिर डेटा बस खाली हो गई, वो थर्ड इंस्ट्रक्शन को उठाने के लिए चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 स्टेज यूज करते हैं, फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पर आप एक साथ 3 इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 4 पाइपलाइनिंग भी यूज की गई। इसमें क्या किया, 4 स्टेजेस में काम किया गया इस पाइपलाइनिंग में। आप फेच कर रहे हैं, आप डिकोड कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे 4 एक साथ आप 4 इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से 5 इंस्ट्रक्शन पे काम होता है। फिर आगे इस तरीके से इनहेंस किए गए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके। बाद में यहाँ पे तो केवल सिंगल एक पाइप की बात की गई थी कि एक ही सिंगल थ्रूपुट में आपने 4 या 5 इंस्ट्रक्शन यूज किए गए। बाद में इन्हीं पाइप को जिसपे हम कर रहे हैं, क्यू बना रहे हैं, इसी को पैरेलल एग्जीक्यूट किया गया। यानी एक पाइप में 6 इंस्ट्रक्शन है, दूसरे में फिर 6 चल रहे हैं, 5 या 6, फिर तीसरे में 5 या 6 चल रहे। तो आप सोच सकते हैं कि एक बार में एक टाइम पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मल्टी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है।
इस तरीके से हम पाइपलाइनिंग को यूज करते हैं आने वाले प्रोसेसर्स में जो एनहांस करके आपके पास गए। उसी से कंसेप्ट डेवलप हुआ आपका कोर टू डुअल कोर, कोर टू डुओ, क्वाड, 8 ऑक्टा प्रोसेसर, ये सब क्या है आपके, यही सब कोर यही पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट से डेवलप हुए। इन्होंने क्या किया, पैरेलल पाइपलाइनिंग करती है, एक साथ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के एक साथ काम कर रहे हैं उसपे। यही कंसेप्ट है आपका पाइपलाइनिंग। तो चीजें समझ में आई। पाइपलाइनिंग में क्या हो रहा है, पाइपलाइनिंग में हम वो टाइम इंटरवल को यूटिलाइज कर रहे हैं जिस टाइम इंटरवल पे कोई दूसरा ऑपरेशन हो रहा है और डेटा बस खाली पड़ी हुई है, तो हम डेटा बस को उसी में यूज कर ले रहे हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए, डिकोड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर हुआ? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 808 पाइपलाइनिंग इन 8086। ये 8085 में नहीं था, इस वजह से 8086 की स्पीड एनहांस कर गई है। अब आगे चलते हैं, पाइपलाइनिंग का कोई ड्रॉबैक भी है? हाँ, पाइपलाइनिंग के दो ड्रॉबैक थे। एक तो डिपेंडेंसी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक डेटा फेच किया गया, फिर एग्जीक्यूट किया गया, जब एग्जीक्यूशन चल रहा है तो फिर दूसरे डेटा को हम फेच कर रहे हैं, फिर तीसरा आपका जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर दूसरा डेटा उस समय फेच। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा में डिपेंडेंसी बढ़ गई है। यानी यहाँ पर हम इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि एक डेटा जब आपका फेच या एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा डेटा क्यू में पड़ा हुआ है, वो पहले वाले डेटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर पहले वाला डेटा आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो दूसरा डेटा पड़ा रहेगा आपका। तो डेटा डिपेंडेंसी बढ़ने लगी पाइपलाइनिंग में, पहली ड्रॉबैक थी। दूसरी ड्रॉबैक क्या था आपका, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इसमें ऑब्जर्व किया गया वो था ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या है? ब्रांचिंग मैंने पढ़ा, हम लोगों ने डिस्कस किया था 8085 में कि ब्रांचिंग वो ऑपरेशन है जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना और एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में हमें पता चला कि नहीं इंस्ट्रक्शन ट्रू नहीं है, हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पे क्या करना है, जंप करना है। तो जंप करते तो हम क्या करते थे, ये कंडीशन ट्रू है, जंप टू दैट। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ कैरी। तो हम क्या करते थे, दूसरे एड्रेस पे जंप करते थे। हम क्या इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करते थे? यस सर, हम इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंसली ही एग्जीक्यूट करते थे, लेकिन जब भी हम ब्रांचिंग ऑपरेशन यूज करते थे, जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ पॉजिटिव, जंप इफ नेगेटिव, जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ जीरो, ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमें जरूरी नहीं कि हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम जंप करते थे किसी और मेमोरी एड्रेस पे या वापस बैक एड्रेस पे। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप नीचे डायग्राम को देखिए, सपोज ये आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपका एग्जीक्यूशन इवन हुआ। जब एग्जीक्यूशन इवन हो रहा था, 8086 की बात कर रहे हैं या कोई भी ऐसी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं जिसमें पाइपलाइनिंग यूज हो रही है, तो जब आपका इवन एग्जीक्यूशन हो रहा था तो आपने क्या किया, फट से टाइम देखा कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, डेटा बस खाली है, फेच करने के लिए सेकंड भेज दो डेटा बस को। वो चुपचाप दौड़ के गया, उसने सेकंड इंस्ट्रक्शन फेच करके बैठ लिया। भाई मेरे एग्जीक्यूशन के दौरान जब एग्जीक्यूशन हो रहा था इवन, उसे पता चला कि उसे जंप करना है, उसे जंप सेकंड पे नहीं करना था, उसे जंप करना था 8 नंबर पे। जब उसे जंप 8 नंबर पे करना है तो माइक्रो प्रोसेसर तो बेवकूफ बन गया, वो तो F2 लेके बैठा हुआ है कि सर अभी ऊपर इवन खत्म होगा, मैं F2 एग्जीक्यूट करूंगा जो फेच किया मैंने डेटा, लेकिन F2 तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं था, वो तो फेच होना ही नहीं था। उसे क्या करना था, उसे 8 नंबर इंस्ट्रक्शन पे जंप करना था, फिर वहां से स्टार्ट होनी थी एग्जीक्यूशन और फेचिंग। तो ब्रांचिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। यानी जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अबव जितने भी प्रोसेसर थे उसमें पाइपलाइनिंग में ब्रांचिंग में प्रॉब्लम होने लगी। 8086 में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए उनको बहुत फोकस नहीं करना पड़ा, लेकिन आने वाले प्रोसेसर में ये बहुत, हमने आपको बताया कि पैरेलल पाइपलाइनिंग यूज हो रही थी। जब पैरेलल पाइपलाइनिंग यूज होगी, एक साथ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर कहीं ब्रांचिंग हुई एक भी इंस्ट्रक्शन में तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े टाइम पीरियड का नुकसान होने वाला है, माइक्रो प्रोसेसर कितने बड़े बेवकूफ बनने वाला है, कितने बड़े दायरे से। तो इन चीजों को बचाने के लिए आगे जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, टेक्नोक्रेट्स थे, दिमाग लगाते रहते हैं, चलते रहते हैं, उन्होंने एक एल्गोरिथम डेवलप कर दी। वो एल्गोरिथम हमें डिटेल में नहीं पढ़नी है, मैंने नाम नीचे लिख रखा है, ब्रांच प्रेडिक्शन एल्गोरिथम। तो ब्रांच प्रेडिक्शन एल्गोरिथम की हेल्प से वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अगर अच्छा ये चल रहा है, जैसे सपोज करिए प्रेडिक्शन का मतलब क्या हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीक्वेंस चल रहा है 0 2 4 6, नेक्स्ट क्या आएगा? आप कहेंगे सर 0 2 4 6 चल रहा है तो अगला इवन नंबर ही आएगा। तो आपने प्रेडिक्शन किया, आपने कहा सर अगला नंबर 8 आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 3 5 7 आगे क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो ऑड नंबर चल रहा है, नेक्स्ट नंबर मोस्ट प्रोबेबली 9 आएगा। तो प्रेडिक्शन पे काम किया उन्होंने, प्रेडिक्शन करके ये ब्रांचिंग प्रेडिक्शन एल्गोरिथम यूज की आगे के जो बड़े प्रोसेसर में, और इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। हमें को डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हम ये बता देना चाह रहे हैं कि ब्रांचिंग की ऑपरेशन पाइपलाइनिंग की ड्रॉबैक थी जिसको रिमूव किया गया है आगे के प्रोसेसर में। 8086 में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कम आई। आगे इन चीजों को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, हम देख लेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। 8086 में हमने स्टार्ट किया है पाइपलाइनिंग से, मेमोरी सेगमेंटेशन फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम आर्किटेक्चर पे चलेंगे। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए, जो भी चीजें, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं अटैच भी हूँ। जो मैंने असाइनमेंट दी है मैं अगेन बोल रहा हूँ,
वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वही मेरे दोस्त एग्जाम में आने वाले हैं। उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कर लीजिए आप सभी लोगों का। थैंक यू।